देहरादून में बस में सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपी हिरासत में, पंजाब की किशोरी बनी शिकार। देहरादून आईएसबीटी पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा, 5 गिरफ्तार। उत्तराखंड रोडवेज कर्मियों द्वारा किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, एसएसपी ने की पुष्टि। देहरादून आईएसबीटी में पंजाब के किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब आईएसबीटी से किशोरी को रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नाबालिग पंजाब की रहने वाली है। पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने लड़की को बहला फुसला करके देहरादून में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ एक कैशियर को भी हिरासत में लिया है, जो इस घटना में शामिल रहे। बता दें कि आईएसबीटी पर किशोरी 13 अगस्त की शाम को बदहवास हालत में मिली थी। सहमी किशोरी ने मौके पर कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई तो घटना का खुलासा हुआ। वहीं इस मामले में बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने दुख जताते हुए घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उनकी एसएसपी से बात हुई है, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और बच्ची के परिजनों से भी इस बात की पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने बच्ची को अकेले कैसे और क्यों छोड़ा। ड्राइवर कहाँ के, यूपी के हैं कि? ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। इसमें 2 तो ये माजरा पटेल नगर में रहते हैं, बाकी एक का घर बुग्गावाला साइड में है और भगवानपुर के बीच में गांव है। तो ऑलमोस्ट ये भगवानपुर, बुग्गावाला, माजरा और यहीं के रहने वाले लोग हैं। ड्राइवर बस के ही है सर? हाँ, 2 इसमें बताया, इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर है। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहा है अब तक? जो मेडिकल देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो CWC में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, चूंकि वो नॉर्मली बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे बता पाएंगे। एड्रेस वेरीफाई हो गया क्या? किसका? हाँ, अब इसमें बात इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुबह जब थे आपने वहाँ पर तफ्तीश के दौरान क्या पाया? क्या आईएसबीटी जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है? क्या वहाँ पे जो आपने पूछताछ के दौरान या अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि वो सेफ है? मतलब क्या देखिए, चल रहे हैं एकदम 100%। ये मैं इस चीज को अच्छा इसलिए मानता हूं कि वो गार्ड जो वहाँ ड्यूटी पे था उसी की अलर्टनेस थी कि उसने 1098 पर इन्फॉर्म किया। अगर वो गार्ड वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो चूंकि वो लड़की बस से, जैसा भी पता चला, वो पटियाला की बस से जाने वाली थी और इसीलिए वहां पर वेट कर रही थी। तो गार्ड की नजर पड़ना वहां पर एक अच्छी बात थी। उनके द्वारा 1098 पे बताया गया, सारे कैमरे चल रहे थे। कभी कभी हमारे पास सारी फुटेजेस आ गई है शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें जो विक्टिम है उसका मूवमेंट हो, चाहे संदिग्ध व्यक्ति उनका मूवमेंट हो, बच्ची जो घटना के बाद जहां बैठी रही वहां क्या बात चली थी, दुकानदार का पता चल गया, उसके द्वारा भी हमने बयान ले लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीसीटीवी कवरेज का एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। सेकंड चीज आपने जो पूछा कि लोग सुरक्षित है कि नहीं, एक अगर आप देखेंगे जो आईएसबीटी हमारा अब आज की तारीख में टूरिस्ट प्लेस है, साथ ही साथ इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 20 से 40 हजार लोग यहाँ पर डेली आते और जाते हैं यहाँ पर। और 20 से 40 हजार मेरे ख्याल से 200-250 बसों का आवागमन भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और गाड़ियां जाती है वहां से डेली। तो इतने बड़ा जब हैवी ट्रैफिक होता है तो हर आदमी पर नजर रखना कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कहाँ क्या एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि घटना प्रकाश में आई है तो देखा सिस्टम तो ठीक है, वहाँ सीसीटीवी भी है, गार्ड भी अलर्ट है, 1098 के जो दायित्व उन्होंने पूरा किया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सस्पेक्ट को जब उन्होंने देखा इस तरह बैठे हुए वहां पर एक बालिका को देखा, तो नेचुरल सी बात है जो कार्रवाई थी, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जो घरों से चले आते नाराज होकर रेस्क्यू किया और उनके घरों तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं अगर फेल हो जाता तो ये घटना डेली ऐसी होती, तो कहीं ना कहीं सिस्टम काम कर रहा है तभी ये है। आपकी तरफ से कोई नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि घटना उनके परिसर में हुई है और इस प्रकार अपने खुद एक टीम भी ले गया उसके साथ, इसलिए कि थोड़ा सा और जानकारी बच्चे से कर ली जाए। 2-2.5 घंटे में पूछने के बाद उसका एक गांव बता रही थी अपना नाम, कि एक गांव के पास का नाम बताया। उस थाने पे भी हमने संपर्क किया, कोई गुमशुदगी वहाँ है कि नहीं है, तो वहाँ इस तरह कोई गुमशुदगी नहीं थी। लेकिन एक जगह उसने एक मार्केट का नाम बातचीत में बता दिया, और मार्केट जिस जगह पड़ती थी अभी मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा।
तो वहां से पता करने के बाद वहां के जब प्रधान से बात की गई, चूंकि गांव के लोग ज्यादा जानते हैं, तो प्रधान द्वारा बताया गया फोटो देखकर कि ये लड़की को वो जानते हैं, उसके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके माता पिता जिंदा है और यहीं पर है। और प्रधान द्वारा बताया गया कि वो निरंतर बीच बीच में लड़की चली जाती है और 7 बार करीब उसका कहना है कि मैं खुद अलग अलग जगह से उसको लेके आया हूँ। और उनके पिताजी से भी बात हो गई, वो लोग अभी वहां से चल दिए और यहाँ मेरे ख्याल से देर शाम तक पहुंच जाएंगे, तो और ज्यादा चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा से ऐसी जगहों पर सवाल उठते हैं। सरकारी कर्मचारी ही नाबालिग के साथ बलात्कार कर दे रहे हैं। वहाँ पर आईएसबीटी में अगर देखा जाए तो जितने भी कर्मचारी मिलते हैं 99% शराब के नशे में या अन्य चीज़ों में लिप्त पाए जाते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। ये जो जिस तरह की घटना है, ये विकृत मानसिकता की घटना है। ये कोई आम आदमी ऐसी घटना नहीं करता है। आम आदमी इसलिए नहीं कर पाता कि उसे सब चीज पता है कि वो कानून के दायरे में ये गलत है। लेकिन जब विकृत मानसिकता के लोग व्यक्ति होते हैं तो नेचुरल सी बात है, ऐसी घटनाक्रम हो जाते हैं। अब इस विकृत मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जानते हुए भी आप चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, आप जानते हुए कि गलत कार्य कर रहे हैं तब भी ऐसे कार्य कर दिया। तो ऐसी मानसिकता कारण है, तभी ये अपराध की धाराएं बनी हुई हैं और अपराधियों को सख्त 10 साल की सजा, 20 साल की सजा, आजीवन कारावास मिलता है। तो नेचुरल सी बात है, कानून के दायरे में आएगा। आपकी बात का जो क्वेश्चन है वो सही है कि इस तरह की घटनाएं हो जा रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं कि जब खुद ही इतनी सारी बसेस आ रही, वहां वो पार्किंग में लगी रहती हैं, तो हर गाड़ी को हर समय जाकर चेक करना इतना पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर समय उसको चेक किया जाए। लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि घटनाओं का अनावरण जैसे पता चलता है, उसको गंभीरता से लेने के बाद तत्काल उस पर जितनी भी कार्रवाई हमारी बनती है वो कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन तक की काउंसलिंग में बात नहीं निकल पाई उसके पेरेंट्स की कहाँ की रहने वाली है, लेकिन जैसे पुलिस के संज्ञान में आया तो लगातार इस चीज़ को धीरे धीरे काउंसलिंग करके प्यार से समझ के और घर के पेरेंट्स तक पुलिस मतलब 24 घंटे के अंदर वहां तक ट्रेस करके उनको मेरे ख्याल से वो पहुंच भी आज जाएंगे। सुबह को गिरफ्तार किया, उन्होंने क्या बताया? इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हाँ। मेडिकल उनका हुआ है क्या? वो शराब का सेवन उन्होंने किया हुआ था या नॉर्मल में था? देखिए, ये घटना मैंने बताया ना, घटना 13 तारीख की है और आज हो गई 18 तारीख। तो किसी ने शराब अगर पी भी होगी 13 तारीख को तो नॉर्मली सी बात है कि वो इस अभी किसी टेस्ट में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी हम सारे मेडिकल कराते हैं अक्यूज्ड के, तो इस एंगल का भी मेडिकल हम जरूर कराएंगे। आरोपियों ने क्या सर, जो घटनास्थल या आरोपी उसने अभी तक क्या बताया है, क्या इन्वेस्टिगेशन? देखिए, जो मेडिकल मैंने बताया कि लड़की नॉर्मल कंडीशन में मिली थी प्राथमिक रूप से, उसका जब उसने 1 दिन तक वहां पर कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई काउंसलिंग के दौरान, तो उसका नॉर्मल मेडिकल जैसे होता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, फीवर, जो एक नॉर्मल मेडिकल होता है वो नॉर्मल मेडिकल किया गया था। जब 2nd और 3rd डे के बाद ऐसी बात प्रकाश में आई तो तत्काल उनके द्वारा इसमें ये शिकायत दी गई। तो मेडिकल तो एक प्रक्रिया सी है कि जो जरूरी नहीं कि मेडिकल में हर चीज आती हो या नहीं आती, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो डॉक्टर ही बता पाएंगे जब उनसे मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। बट नॉर्मल कंडीशन में थी जब ले भी गए और नॉर्मल कंडीशन में उसको वहाँ हमें फुटेजेस के दिखाई भी दिया। प्लस जो CWC के काउंसलिंग के मेंबर हों, चाइल्ड लाइन के काउंसलिंग के मेंबर हों, सभी से बात कर ली गई। इनफैक्ट वहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्षा मैडम भी आई थी, सभी से बात करी, मेरे प्रेजेंस में बात करी। सबके द्वारा बताया गया कि लड़की जब से आई तब से नॉर्मल है, कहीं से कोई शिकायत नहीं करी। और इनफैक्ट मैं भी मिल के आया हूँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि नॉर्मल बिहेवियर था फिजिकली। इसीलिए सर, एक सवाल, पुलिस हमेशा सत्यापन की बात करती है, लेकिन आपने कहा इतना हैवी ट्रैफिक आता है। हम जब कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों का सत्यापन कर लेते हैं, हम 4 धाम यात्रा में हजारों लाखों लोगों का सत्यापन कर लेते हैं, तो ऐसे ड्राइवर जो इस प्रकार की घटनाओं को अमूमन अंजाम देते हैं, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, तो इन लोगों को देखिए, जो सत्यापन होता है वो व्यक्ति का कहाँ रहता है, निवास करता है, उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं, इसका होता है। वह विकृत मानसिकता उसकी हो गई है या वो उसके दिमाग में आज कोई ऐसे थॉट आ गए हैं जिससे वो गलत काम करेगा, उसका सत्यापन तो नहीं हो पाता। हाँ, उसका कोई क्रिमिनल इतिहास है तो वो सत्यापन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग के क्रिमिनल इतिहास है लेकिन जमानत पे बाहर है, तो ऐसा उनका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप जमानत पर कैसे बाहर घूम रहे हैं। सेकेंड चीज, उसका सिर्फ एंटीसीडेंट एड्रेस वेरीफाई हो सकता है कि भाई वो यहाँ का निवासी है और यहाँ पर निवास करता है, इसके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर मुकदमा दर्ज है, जमानत पे बाहर है, तो नेचुरल सी बात है वो भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। थर्ड चीज, मैंने पहले इसीलिए कहा कि ये विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। तो विकृत मानसिकता को वेरिफिकेशन के दौरान चेक करना, मुझे नहीं लगता वेरिफिकेशन तो डॉक्यूमेंट का किया जाता है, किसी व्यक्ति का चरित्र का वेरिफिकेशन हम नहीं करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या हरकत कर सकता है भविष्य में। तो इसलिए थोड़ा सा इसीलिए मैंने इसको शब्द का इस्तेमाल किया, विकृत मानसिकता। ड्राइवर अध्यक्ष जी, हाल ही में जो बच्ची को लेकर प्रताड़ना हुई है आईएसबीटी के पास, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मेरा सर शर्म से झुकता है कि मैं एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूं जहां पर देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश में
कभी महिला के साथ, कभी बच्ची के साथ ऐसे कर्म करे जाते हैं। एक नर्स अपना काम करके चुपचाप घर जा रही है और क्योंकि उसे किसी ने ऐसे अकेले स्थान पर देख लिया तो उस पर कूद पड़ा और फिर उसको अपनी गलती को छुपाने के डर से मार डाला। कल ये बच्ची बस में, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। परिवार ने उसका परित्याग कर दिया था, माता पिता उसके है नहीं, और ऐसे में उस बच्ची की मदद करने के भाव आने की जगह ये कर्मचारी औरों को बुला के लाया और सबने सामूहिक रूप से उसके साथ ये दुष्कर्म किया। और ऐसा सोच के कि ये बच्ची तो मानसिक रूप से कमजोर है, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो लोग उसको वहां से छोड़ के फरार हो गए। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी CWC और अपनी पुलिस विभाग को, जिन्होंने त्वरित इसका संज्ञान लिया, बच्ची को एक सेफ प्लेस पे ट्रांसफर किया और काउंसलिंग के दौरान उन्होंने ये पता लगा लिया कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। मैं इस मामले में अपने सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये बच्ची शायद आगरा की है, तो उनसे भी मैं इस बारे में अभी चर्चा करूंगी कि क्यों और किन हालात में परिवार ने उसको ऐसे एक बस में बिठा के निकाल दिया। जब SSP साहब से मेरी बात हुई तो उनका भी ये मानना था कि जो बच्ची के रिएक्शन है उससे लगता है कि शायद वो लंबे समय से इस तरह के दुष्कर्म या अत्याचार का शिकार रही है। तो हमें वो भी पता कराना है कि जो भी संबंधित परिजन थे वो क्या कर रहे थे और किन हालात में बच्ची घर से निकलकर पंजाब होते हुए देहरादून तक पहुंची। मैं संदेश देना चाहती हूँ अपने सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कि ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल ना था ना है। हम सबको जागना होगा और अपने बच्चों को एक अच्छे व्यक्तित्व देने की ओर अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जो आज घटित हुआ है वो फिर ना हो। नमस्कार।